फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट और आईक्यू वॉज डेवलप्ड बाय, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है सीटेट। इंटेलिजेंस कोशेंट का जो कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय है, वो किसने डेवलप किया था? बताइए एक बार, किसने इसको विकसित किया? बिने ने, स्टर्न ने, टर्मन या फिर गाल्टन? किसने? बताइए एक बार। अनंता आंसर कीजिए फटाफट से। एग्जैक्टली आंसर होगा इसका स्टर्न। आंसर क्या होगा? विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न, ये स्टर्न बर्ग नहीं है, ये स्टर्न है, विलियम स्टर्न है, ठीक है। थोड़ा खेल लेते हैं स्मार्ट बोर्ड से, यही कर रहे हैं हम आजकल, ठीक है। तो ये विलियम स्टर्न है, मजा नहीं आया इसमें, ठीक। ये 1908 में यानी 1908 में इन्होंने, आई थिंक 1908 नहीं 1912 होगा, जब इन्होंने बात की थी आईक्यू के कॉन्सेप्ट की, यानी इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट क्या है? बेसिकली कि आप बुद्धि लब्धि माप पाए, बच्चे का एक स्कोर लेकर के आ पाए, कैसे आप जांचेंगे चीजें। अगर बात इंटेलिजेंस टेस्ट की होती कि सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया, तब हम बिने कह देते। मेंटल एज किसने दी, मानसिक आयु, तब हम बिने कह देते। लेकिन आईक्यू का कॉन्सेप्ट बाद में आया था, मेंटल एज और इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से 1905-1908 से प्रचलित था, ठीक है। तो विलियम स्टर्न ने 1912 में इसकी बात की थी और 1916 में इसको अपडेट किया गया था टर्मन के द्वारा, जिसमें वो 100 जो है आईक्यू का फॉर्मूला एक बार बताओ फटाफट से, MA/CA/100, ठीक। तो ये जो 100 करके अपडेट किया था, ये उन्होंने 1916 में टर्मन ने किया, ठीक है बात। तो ये 3-4-5 चीजें हैं जिनको लेकर कंफ्यूज नहीं होना। यदि पहला बुद्धि परीक्षणों के जनक यानी फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट पहला किसने दिया, तो वो 1905 में बिने और साइमन दो लोग थे, इनके साथ थियोडोर साइमन एल्फ्रेड बिने के साथ जुड़े हुए थे। और अगर मैं बात करूं, इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया मेंटल एज, के मानसिक आयु के बेस पर ये इंटेलिजेंस को टेस्ट करते थे बच्चों की, ठीक है बात। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हुआ। स्टर्न ने बात की है आईक्यू जो टर्म है, तो ये जो नाम है आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि, इसको स्टर्न ने बनाया है, फॉर्मूला रिवाइज करके टर्मन ने दिया, ठीक। गाल्टन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बुद्धि पे सबसे पहले बात की थी, फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है इनको, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल कह दिया है कि एक्सप्लेनेशन जो है वो ऐसे ही होना चाहिए, तो थोड़ा लंबाई लेके चलेंगे। यूजेनिक्स में क्या होता है, बेसिकली जो डिजायरेबल ट्रेट्स हैं व्यक्ति के, उनको एक्सेप्ट करके एक जगह पे हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको आगे रिप्रोडक्शन के थ्रू ऐसे जीन्स जो सेलेक्टिव हैं, जिनमें कुछ स्पेशल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ज्यादा हो जाएगा सीटेट के लिए, इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाँ शबनम मिलेगी, जल्दी मिलेगी टी शर्ट। स्वाति ऐप जब आएगा तभी मिल जाएगी, फर्स्ट डे पे ही मिल जाएगी, उसी में इंटीग्रेट करा देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट। भाई आपको व्यक्तिगत विभिन्नताएं समझनी है विकास के अंदर, तो क्या इंपॉर्टेंट है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कोई भी दो लोग बिल्कुल सेम नहीं होते, तो इसके पीछे जो है वो धारणा कौन सी है? पहला ऑप्शन है टू लुक एट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल्स, टू कंसिडर मैचुरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले, या फिर टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिव ईच पर्सन अ स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। कई लोग कह रहे हैं सी, कुमार आशीष, सही लग रहा है आपका आंसर, ठीक है। संध्या जी मिल जाएगी, मिलेंगे प्रिया, मीटअप में मिलेंगे। अगर मैं बात करूं यहां, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वही बात हमें याद रखनी है कि डेवलपमेंट बराबर क्या, हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी कि आपकी जो आनुवांशिकता है और जो वातावरण है, दोनों का इंटरप्ले है, दोनों का क्या है, गुणनफल है विकास, ठीक। तो दोनों ही इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स भी और आपका जो एनवायरमेंट है, दोनों रोल प्ले करते हैं, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स जटिल रोल है इनका। ऐसा नहीं कह सकते कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट की वजह से है और सिर्फ हेरिडिटी की वजह से है, दोनों इंटरेक्ट करते हैं। कुछ क्षेत्र में एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावी होता है, कुछ में हेरिडिटी। तो पहला ऑप्शन कह रहा था कि सिर्फ एनवायरमेंट ही अफेक्ट करेगा, ये कहना गलत होगा। डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर मैचुरेशन, वो अपने आप ही आ जाएगा। टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सिर्फ हेरिडिटी की बात हुई, ठीक। तो कभी भी उस ऑप्शन की तरफ नहीं जाना जहां सिर्फ एक पक्ष की बात हो रही हो, अनटिल एंड अनलेस आपसे ये ना पूछा हो कि भाई आपकी आंखों का रंग, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, आपका इंटेलिजेंस किस चीज से ज्यादा प्रभावित होगा, तो हम हेरिडिटी कह देंगे। आपका एजुकेशन, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी बाकी जो चीजें हैं, थॉट प्रोसेस, सोसाइटी, कल्चर, ये सब एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होंगे, ठीक।
अगर विकास के बारे में कंप्लीटली पूछेगा तो हम दोनों को ही इंपॉर्टेंस देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार, सेवरल रिसर्च स्टडीज शो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज देन गर्ल्स। मतलब बहुत सारी रिसर्च जो शोध हैं वो ये बताते हैं कि जो टीचर्स का जो इंटरेक्शन है, अंतः क्रिया है, वो बॉयज के साथ ज्यादा होती है। बताइए एक बार, ज्यादा होती है जो अंतः क्रिया है, इंटरेक्शन है टीचर्स का, सामान्यतः है जनरली वो बॉयज के साथ ज्यादा है, गर्ल्स के साथ इंटरेक्शन कम है या कम अटेंशन मिल पाती है गर्ल्स को। इस केस में आंसर क्या सही होगा? इसके लिए सही एक्सप्लेनेशन आप क्या मानेंगे? पहला ऑप्शन है बॉयज नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स। भैया जो लड़के हैं उनको अवधान की, अटेंशन की, ध्यान की ज्यादा जरूरत होती है इसलिए। या फिर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग, यानी कि ये लैंगिक पूर्वाग्रह या फिर अंतर का एक एग्जाम्पल है। बॉयज आर इजियर टू मैनेज देन गर्ल्स, लड़कों को संभालना आसान है। या फिर बॉयज हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज देन गर्ल्स, मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं वो बेकार की बातें हैं। हम बेसिकली इक्वल लेके चलते हैं साइंटिफिकली भी और वैसे भी। अगर हम बात करें यहां तो इसके पीछे सही रीजन बताओ एक बार। एक क्वेश्चन पक्का आता है आपका, कोई सीटेट का पेपर नहीं मिलेगा जहां ये चीज ना पूछी जाए। जेंडर रोल्स या जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, मैं चैप्टर भी करा चुकी हूं आपको। किसी ने कहा है कि वो ईवीएस की पेडागोजी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, ईवीएस 30 मार्क्स का अपने एंड पे, जो नॉर्मल तरीके से आता है 20-22 वीडियोस में, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, पेडागोजी भी और आपके जो चैप्टर्स हैं ईवीएस के वो भी। ठीक है, नहीं कैमलिया वो सिस्टम अलग है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। भाई जेंडर बायस यानी कि लिंग पूर्वाग्रह का एक उदाहरण है। जब भी आप एक साइड झुक रहे हैं दैट मीन्स कि आप जेंडर बायस हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, स्टीरियोटिपिकल हो रहे हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ कि आप अंतर कर रहे हैं। क्लियर है बात? ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि आप देखते हैं कि वो जो टाइम एंड वर्क के सवाल होते हैं उनमें भी दिखा रहे हैं कि महिलाएं एक काम को 3 घंटे में करती हैं और पुरुष उसी काम को 1.5 घंटे में कर ले रहे हैं। दैट मीन्स जेंडर बायस है ना। या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बुक्स में, हमारे टीचर्स के नेचर में, हमारी पूरी मानसिकता में इस तरीके से इंक्लूडेड है कि वो जेंडर बायस उस लेवल पे है, सबकॉन्शियस लेवल पे या अनकॉन्शियस लेवल पे में भी, कि हम देख ही नहीं पाते और हम अंतर कर रहे हैं। तो उन चीजों से भी हमें बचना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और ना बचा जाए आपसे, आप हैं उतने रूढ़िबद्ध, तो कृपा करके प्रोफेशनल लाइफ में कोशिश कीजिए कि बच जाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बीच में या केंद्र में कौन सी बात है, मतलब सबसे मुख्य बात क्या है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में? आंसर कीजिए फटाफट से। वाई सो सीरियस काजू? ठीक है यार, मतलब ऐसे कुछ ऐसे ठीक है, मतलब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ठीक है। बताओ एक बार, बट वो तो इंग्लिश में है, वो मैंने उस तरीके से समझाया है। पूरा मुझे मिल जाएगा। अमीनुल हक, धन्यवाद। आंसर कीजिए फटाफट से, लाइक शेयर करने के बाद आंसर कीजिएगा, ठीक है, कृपा ज्यादा आएगी। आंसर कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। हर बच्चे की सीखने की क्षमता में आपको विश्वास है। या फिर स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, सबको एक जैसा इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट दे दीजिए। या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाहरी अभिप्रेरणा और यूनिफॉर्म का जो असेसमेंट है उसके लिए पैरामीटर्स बनाइए। या फिर टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग, मतलब किताबों को आधार बनाइए। बच्चे को आधार बनाने की बात होती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। एक्सपीरियंस को आधार बनाने की बात होती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, डिस्कवरी लर्निंग, सोशल लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, इन सब की बात करता है कौन? जॉन डुई ने बात की है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है? बेसिकली इस चीज को सपोर्ट करती है कि हर बच्चे में सीखने की क्षमता है, यानी एवरी चाइल्ड हैज एन इनेट कैपेसिटी या कैपेबिलिटी टू लर्न। बच्चे बाय नेचर क्यूरियस होते हैं, जन्म से ही, खाली स्लेट नहीं होते। तो हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि हर बच्चा सीख सकता है, बस आपको अपने तरीके में परिवर्तन करने की जरूरत है। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 है What instructional adaptations should a teacher make while working with students who are visually challenged? मतलब कि अपने इंस्ट्रक्शन में कौन सी चीजों को अडेप्ट करना चाहिए एक टीचर को जब आप कैसे बच्चों के साथ डील कर रहे हैं जो विजुअली चैलेंज्ड है, यानी कि जिनको देखने में कुछ प्रॉब्लम है, दृष्टि बाधित छात्र हैं। आप क्या मेथड में परिवर्तन करेंगे? बताइए एक बार।
विशाल पढ़ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, पेपर में फिर दिक्कत होगी। बताओ एक बार, यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशंस, orient herself so that the students can watch her closely, focus on a variety of written tasks especially worksheets, या फिर speak clearly and use a lot of touch and feel materials। आंसर कीजिए। एक क्वेश्चन मतलब 5 नंबर का आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें से ये एक तरीके का क्वेश्चन रहता है कि कोई एक सिचुएशन दे देगा कि हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा है या विजुअली चैलेंज्ड बच्चा है या कोई और उसको प्रॉब्लम, ऑर्थोपेडिकली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है, तो आप कैसे डील करेंगे। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि टीचर को अपने एटीट्यूड, अपने मेथड, अपने इंस्ट्रक्शन में परिवर्तन करने की जरूरत है, सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, बच्चे को नहीं। ठीक है, आंसर कीजिए फटाफट से। नाम ले लिया कोमल आपका। आंसर क्या होगा? विजुअल प्रेजेंटेशन का यूज करोगे क्या? मतलब जिसे दिख नहीं रहा उसे दिखा के ही पढ़ाओगे? मतलब कितनी मूर्खता की बात है ये है? अगर देखने में प्रॉब्लम है तो मैं कहूं देखो पिक्चर, देखो कितनी अच्छी पिक्चर लगाई है, देखो यहाँ पे एकदम बहुत अच्छे से क्लियरली सब कुछ है, तो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जिस भी सेंस में प्रॉब्लम हो बच्चे के, चाहे वो सुनने में हो, अगर वो सुन ही नहीं सकता तो आप ऑडियो कैसेट से थोड़ा ना सुनाएंगे उसको, फिर आप विजुअल मटेरियल दिखाइए, कुछ और बाकी के सेंसेस का यूज कीजिए। ठीक, फिर है ओरिएंट हरसेल्फ सो दैट द स्टूडेंट्स कैन वॉच हर क्लोजली। बच्चों को क्लोज मतलब बच्चों के पास खड़े हो जाने से क्या होगा? फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ रिटन टास्क, नहीं। स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटीरियल्स। तो मैं जब अनअकैडमी में क्लास लेती हूँ, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा याद हो गया है 3 महीने से, तो वहां इंग्लिश पेडागोजी जब डील करती हूँ तो एक लर्नर है, नाम नहीं लूंगी मैं, वैसे जानती हूँ, तो उनको रहती है प्रॉब्लम, उनको देखने में कुछ प्रॉब्लम है, विजुअली चैलेंज्ड है। तो क्या होता है, जब आप बाकी सब लोग आंसर कर रहे हैं, वो पोल का ऑप्शन होता है, तो आंसर कर रहे हैं बाकी सारे लोग, और उनको होती है प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने कह दिया कि ठीक है आंसर कर लो, तो वो फिर बोलते हैं कि आप पहले बोल दीजिए, है ना। ये चीज मिस कर जाते हैं हम। तो फिर मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ती हूँ, उसके बाद पोल आएगा, ताकि सभी आंसर कर सकें। क्योंकि बाकी बच्चों ने पढ़ लिया, लेकिन जो देख नहीं सकता है, जिसको देखने में प्रॉब्लम है, वो एटलीस्ट सुन के समझ ले और तब आंसर कर ले। तो आपको अपने मेथड में परिवर्तन लाना पड़ेगा। स्पीक क्लियरली, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप अपनी बात को क्लियर तरीके से कह पाए, ताकि जो देख नहीं पा रहा वो एटलीस्ट सुन तो क्लियरली ले। ठीक है बात। और टच एंड फील मटेरियल, जो ब्रेल स्क्रिप्ट है या ऐसा टैक्टाइल मटेरियल भी कह देते हैं इसको, टैक्टाइल मटेरियल, ठीक, जिसको टच और फील करके पढ़ा जा सके। ठीक, एग्जैक्टली। तो हमें सेंसिटिव होना है इन चीजों के प्रति। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग से उसको उस तरीके से फील कराएं, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम, नॉर्मल बात है, हर किसी में अंतर है, उनमें दूसरे तरीका के कुछ प्रॉब्लम या अंतर है, किसी और में किसी और तरह की अंतर है। ठीक, तो डिफरेंसेस मानिए इनको, हीनता नहीं। तो ये ब्रेल स्क्रिप्ट होती है, जिसको 6 पॉइंट पे आप टच करके पढ़ सकते हैं, उभरे हुए होते हैं पेजेस, और ये आजकल कंप्यूटर पे भी संभव है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नुपुर जी अभी करूंगी 1-2 दिन में, इस बार मैं थोड़ा सा लेट हो रही हूँ, बाकी सेशंस बंद है मेरे, मैं सिर्फ आप ही के साथ जुड़ी हुई हूँ आजकल, है ना। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। मतलब कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, यानी कि समावेशी शिक्षा में सहकर्मी अधिगम या फिर सहकर्मी शिक्षण, जहां बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं और एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या करना चाहिए? शुड बी एक्टिवली डिस्करेज्ड, हतोत्साहित करेंगे। ओकेजनली यूज्ड, कभी कभी तो यूज कर लेंगे, अदरवाइज रहने देंगे। शुड नॉट बी यूज्ड, यूज ही नहीं करेंगे। या फिर शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड। आंसर कीजिए फटाफट से, आंसर कीजिए। एग्जैक्टली आप क्या करेंगे? कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब है कोऑपरेट करें, बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करके सीखें, ग्रुप्स में सीखें, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो। और दूसरा पीयर ट्यूटरिंग होती है, जब आप मान लीजिए आपको कोई एक चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, दूसरा आपने अपनी फ्रेंड या अपने फ्रेंड से पढ़ लिया। दैट मीन्स हम इन दोनों चीजों को एक्टिवली प्रमोट करते हैं, बढ़ चढ़ के बढ़ावा देते हैं, ना कि डिस्करेज करेंगे, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और स्कूल में सोशलाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग होगी एक तरीके से, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट करेगी ये बात। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। बताइए एक बार, कंफ्यूजन कैसे है? फर्स्ट बार चैट में बैठ रहा हूं, चैट में, सीटेट में बोल रहे होगे शायद आप। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बात कही है काजू ने। अ सर्टेन डार्कनेस इज नीडेड टू सी द स्टार्स या फिर क्लियरली, हाँ, सी द स्टार्स, एग्जैक्टली। ठीक है उषा जी
करेंगे डिस्कशन। आइए एक बार, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान या फिर यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। देखो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन का मतलब है एक जैसी इंस्ट्रक्शन सबको, फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कहां केटर करोगे आप? फिर तो एक डंडे से हाँक दिया आपने सभी को। सिर्फ एक मेथड का यूज नहीं करते आप, मल्टीपल तरीके इस्तेमाल में लाते हैं। हाँ मिनी मोनिका जी करेंगे, एनर्जी तो है, बस ऐसे ही ठीक है यार। जीवन में मतलब बहुत सारे मैच्योर लोग भी मिलते हैं आपको, मतलब आपको लगता है कि यार वही है फिर कि कहाँ कितने पत्ते खोलने हैं पता नहीं। वो मतलब एक स्मार्टनेस या तो फिर आप पॉलिटिकली करेक्ट बनो हर जगह, मतलब थोड़ा सा अजीब हो जाती हैं कई बार चीजें, मतलब पता नहीं खैर। देखो एक बार आंसर करो। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, एग्जैक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बेस्ट रहेगा क्योंकि आप इसमें इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान रखते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग हो गया, सबको आपने एक तरीके से हाँक दिया। फिर से कॉम्पिटेटिव लर्निंग आप कभी भी प्रमोट नहीं करते। जब दो लोग अलग हैं तो उनको जबरदस्ती कंपटीशन में क्यों डाल रहे हैं हम? ठीक है, सेम कंपटीशन में। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान आईईपी, एक क्वेश्चन इससे हर बार पिछले 3-4 साल से मैं सीटेट में देख रही हूं लगातार पूछा जा रहा है। इसमें क्या होता है बेसिकली, आप इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग एक प्लान बनाते हैं, अपने इंस्ट्रक्शन में परिवर्तन लाते हैं और वो बेहतर सीख पाता है। तो ये बच्चे को ध्यान में रख के बनाया गया है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स? बताइए एक बार। थैंक यू सारिका, आंसर कीजिए। बताएंगे केवीएस के बारे में, क्या बताएं बताइए। हाँ बिल्कुल कह दीजिए आम आदमी पार्टी। नाम भी कैसा रखते हैं, नाम तो अपना रख लिया करो कम से कम, है मतलब नाम भी ले कोई तो क्या फील हो, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है। आंसर करो एक बार फटाफट से। डेली इंग्लिश डोज करते हैं, मंथली कुछ एक ऐसा करते हैं, मैं देखती हूँ कुछ करते हैं। हाँ, अरे सब बढ़िया है। तो ये भी तो एक दुख है ना शुभांगी, आसपास तो लोग जरूरी नहीं है, बाकी वैसे हूं। बताओ एक बार। डिसलेक्सिक लर्नर्स यानी जिसको डिसलेक्सिया है उसको पढ़ने में समस्या होगी और लिखने में समस्या होगी। क्रिएटिव लर्नर्स यानी सृजनात्मक बच्चे हाइपर एक्टिव होंगे और स्लो होंगे, धीरे धीरे काम करेंगे या फिर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होंगे। अटेंशन डेफिसिट लर्नर्स जो एडीएचडी वाले बच्चे हैं, हाई मोटिवेशन होगा या फिर सस्टेन कर सकते हैं अटेंशन, बहुत लंबे समय तक टिक कर बैठ सकते हैं। या फिर हियरिंग इंपेयर्ड लर्नर्स, वो बच्चे जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड विजुअल इंफॉर्मेशन। बताइए एक बार। अच्छा सौरभ जी, बिल्कुल ठीक है आंसर सौरभ जी। अर्चना जी बिल्कुल सही है आंसर। आंसर क्या होगा? सिंपल ए होगा इसमें आंसर। आंसर क्या होगा? ए होगा। डिसलेक्सिक जो बच्चे हैं, डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है? पढ़ने में प्रॉब्लम होगी बच्चे को, स्पेलिंग्स में या फिर रिकॉग्निशन में, जो लेटर्स हैं उनको पहचानने में। एंड राइटिंग फ्लुएंसी में ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्योंकि जो पढ़ सही नहीं पा रहा वो लिख भी सही नहीं पाएगा। तो इसलिए अगर दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए तो कह सकते हैं, अदरवाइज प्रीमैरिली हम इसको रीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शंस हो नहीं सकते थे, अदरवाइज हम कुछ और देख लेते। क्रिएटिव लर्नर हाइपर एक्टिव होगा और स्लो भी होगा, ये तो दोनों ही बातें उल्टा कह रही हैं अपने आप को। ऐसा कुछ नहीं होता, क्रिएटिव लर्नर्स हमेशा डाइवर्जेंट थिंकर्स होंगे, ये उनकी पहचान है। ये जो हाइपर एक्टिव कह रहे हैं ये एडीएचडी वाले बच्चे को कह रहे हैं। ठीक, अटेंशन डेफिसिट लर्नर्स जो एडीएचडी वाला बच्चा है उसके लिए इन्होंने उल्टा लिख दिया। मोटिवेशन इनकी कम होती है, ये लंबे समय तक बैठ नहीं पाते, टिक के उछलते कूदते रहते हैं क्लास में, तो ये उल्टा हो गया, ये भी सही मैच नहीं बना। हियरिंग इंपेयर्ड लर्नर्स कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड विजुअल इंफॉर्मेशन, यानी कि हियरिंग इंपेयर्ड लर्नर्स जो सुनने में जिनको प्रॉब्लम है, विजुअल इंफॉर्मेशन तो देख के समझ जाएंगे ना, सुनने में ही तो प्रॉब्लम है, तो इसलिए सिर्फ ए ही ऑप्शन यहां सही होगा। ठीक है, बात आगे बढ़ जाएं। मेनली 5 तरह की डिसेबिलिटी आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूं 1 मिनट लेके, कोई जल्दी तो है नहीं। ठीक है, 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 कौन सी हैं वो? डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसऑर्डर, डिस्ग्राफिया, ग्राफ आ गया मतलब लिखने से रिलेटेड बात है। ठीक, ये राइटिंग डिसऑर्डर, ये 5 बहुत कॉमन है।
ठीक, इसके बाद डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया मतलब मोटर स्किल्स के कोऑर्डिनेशन में, फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती हैं, बटन लगाना या पेन पकड़ना, शू लेसेस बांधना, ठीक, तो ये मोटर एक्टिविटीज के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होगी। फिर है आपका डिस्फेजिया, अफेजिया भी कह सकते हैं इसको, यानी भाषा को कॉम्प्रिहेंड करने में, मतलब समझने में लैंग्वेज को और यूज करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड, आपका कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बोलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे बच्चे को। पांचवा क्या बचा आपका, डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, सिंपल कैलकुलेशन में बच्चा घबराएगा, बहुत टाइम लगाएगा, गलतियां करेगा। ठीक, तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। इसमें डिसलेक्सिया वाला जो बच्चा है, आप उसको पढ़ने के लिए खड़ा करेंगे, वो हो जाएगा परेशान, उसको एंग्जाइटी होने लगती है, गलत भी पढ़ेगा, एक लाइंस भी मिस कर सकता है, फुल स्टॉप और उन सब चीजों में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। वो तारे जमीन पर में जो ईशान अवस्थी है, वो इसका बहुत ही सिंपल सा नाम है, मतलब एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया सौरभ तिवारी, धन्यवाद। इकबाल, मैं अच्छी हूं, होपफुली आप सभी बेहतर हैं। आंसर कीजिए, देखते हैं रेणुका। हाँ ये तो है, देखो 4300 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 2900 लोग हैं जिन्होंने लाइक किया है। ठीक है, बट क्या फर्क पड़ता है, वैसे कई लोगों का ये भी हो सकता है ना, हम तो पढ़ने आते हैं, हम लाइक नहीं करेंगे, है ना, मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आंसर कीजिए फटाफट से। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। इसमें दो चीजें और जान लीजिए, ये बड़ा कॉमन है, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बच्चा अटेंटिव होकर के नहीं बैठ पाता ज्यादा देर तक। और इसके अलावा आपका एएसडी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म, ऑटिस्टिक बच्चों को बेसिकली, वैसे तो इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर आते हैं, बट कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, रेपिटेटिव बिहेवियर, लगातार बार बार सेम बात को रिपीट कर सकता है। ये सारी चीजें हैं, ये मेन मेन चीजें हैं जिनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ेंगे। देखिए एक बार, इसका आंसर हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 12 क्वेश्चंस करेंगे कुछ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, ध्यान से पढ़िए। कोई बात नहीं वर्तिका, बहुत बढ़िया कपिल देव, सही किया आपने। बताइए एक बार आंसर करके। थैंक यू तुषी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद अ कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट आप जानते हैं सीटेट का बहुत फेवरेट है और आजकल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का बहुत ज्यादा फेवरेट है। रचनावाद है, एनसीएफ भी आपका इसी पर बेस्ड है। ये स्कूल ऑफ थॉट है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, जो ये मानता है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण सृजन कर सकता है एक्टिविटी करके। ठीक है बात, जिसमें प्याजे भी हैं, वाइकॉस्की भी हैं। बताइए एक बार, कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट यानी ऐसा एनवायरमेंट जो रचनावाद में विश्वास रखे कि बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, उसके अनुसार कौन सा एक आंसर, हाँ जी सतीश चौधरी, कौन सा एक आंसर सही होगा। स्टूडेंट्स वर्क कोलैबोरेटिवली एंड आर गिवन सपोर्ट टू एंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग विद ईच अदर, या फिर टीचर्स एलिसिट स्टूडेंट्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस इन रिलेशनशिप टू की पॉइंट्स एंड प्लांट टीचिंग लर्निंग टू एलेबोरेट और रीस्ट्रक्चर देयर करंट नॉलेज, या फिर टीचर्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक end of the term assessment strategies and give feedback on products rather than processes. Students are given frequent opportunities to engage in complex, meaningful problem solving एक्टिविटीज। देखो हमेशा याद रखना, जहां भी कंस्ट्रक्टिविज्म आएगा, मीनिंगफुल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, कोऑपरेटिव लर्निंग, इन सब में ये अच्छी बात कहेंगे। तो जहां बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका मिले, डिस्कशन का मौका मिले, एंगेज होने का मौका मिले, वो बात सही है। किसके बारे में, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। दूसरा, बच्चों के एक्सपीरियंसेस को, उनके आइडियाज को मौका दिया जा रहा है, ये बात भी सही है। टीचर्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट, मतलब एग्जाम पे ज्यादा जोर है, ये गलत है। दूसरा, प्रोडक्ट पे ज्यादा जोर है, नंबर कितने आए, प्रोसेस से, इससे ज्यादा कि सीखा कैसे, गैप कहां है, कैसे इंप्रूव करें, इससे ज्यादा ध्यान कहां है, प्रोडक्ट क्या है, कितने परसेंट आए। ठीक, तो वो एक नेगेटिव चीज हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिविज्म इसको मानेगा नहीं। स्टूडेंट्स आर गिवन फ्रिक्वेंट अपॉर्चुनिटीज, बच्चे को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बहुत अच्छी बात है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ए, बी और डी तीनों बात सही है। किसके बारे में, कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट के बारे में। लेकिन हमसे तो पूछा था सरकार ने कि नहीं, नॉट करेक्ट, एक्सेप्ट, लीस्ट, तो वही 3 इडियट वाले कान हटाएं, ऐसे आगे करेंगे और तब ध्यान से आंसर करेंगे। अदरवाइज गलती बहुत आसानी से हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस में, और बड़े बड़े ऑप्शन हैं इसके, तो इसमें हम कई बार मार खा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट डैश रेदर देन डैश, मतलब टीचर को किस चीज के लिए बच्चे को एनकरेज करना चाहिए और किस चीज के लिए नहीं। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया,
एग्जैक्टली राहुल, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ग्रेट सुशांता। गोपाल आर्य जी आंसर कीजिए। हाँ एग्जैक्टली राजू, एग्जामिनर ऐसा ही कहेगा कैसा लगा मेरा मजाक, जब नॉट वाला क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो और घर आके देखेंगे तो। बताओ एक बार, आ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट परफॉर्मेंस गोल्स। परफॉर्मेंस गोल मतलब आप नंबर अच्छे ले आओ, आता हो कुछ ना आता हो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो परफॉर्मेंस गोल्स बजाय कि लर्निंग गोल्स के, गलत है ना। फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, कि बस किसी तरीके से फेल होने से बच जाओ और मार्क्स आ जाएं, ये भी गलत है। मार्क्स सीकिंग गोल्स, फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, फिर से वही बात हो गई। लर्निंग गोल्स, बच्चा जहां सीख सके, सीखा कितना, और परफॉर्मेंस गोल्स, तो वी शुड फोकस ऑन लर्निंग गोल्स रेदर देन परफॉर्मेंस गोल्स। मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस पे फोकस ना हो, अधिगम पे फोकस हो, परफॉर्मेंस अपने आप अच्छी हो जाएगी यदि लर्निंग अच्छी है तो। ठीक है, तो डी ऑप्शन। हार और जीत तो हो सकती है ना, ऐसे स्पोर्ट्स में भी होती है, गेम्स में भी होती है, लेकिन अगर आपकी लर्निंग क्या हुई वहां से, आपने वो जो एक खेला, वो जो एक्सपीरियंस लिया, वो जो आपने सीखा, वो मैटर करेगा ना। तो यहां यही एक सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, और एक और भी चीज आ जाती है इसके साथ, कई जगह पे पूछ लेगा मास्टरी गोल्स, तो हमेशा आपके परफॉर्मेंस गोल्स से ज्यादा मास्टरी गोल्स अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि मास्टरी में आप उस सब्जेक्ट के, उस एक जो भी क्राफ्ट है या जो भी एक काम है, उसके आप मास्टर बन रहे हैं, पारंगत बन रहे हैं, पूरे तरीके से परिपक्व बन रहे हैं उस चीज में, उस चीज के खिलाड़ी बन रहे हैं आप, एक तरीके से मास्टर बन रहे हैं। तो मास्टरी गोल्स हमें सेट करने होते हैं रेदर देन परफॉर्मेंस गोल्स, या फिर हम लर्निंग गोल्स भी कह सकते हैं इनको। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी बाहरी अभिप्रेरणा का कौन सा एक एग्जाम्पल है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पढ़िए और आंसर कीजिए। कोई बात नहीं ऋतुषी, नहीं ठंडे बस्ते में नहीं डाला। केदार मल जी, एक सीरीज आएगी सभी के लिए जो बाकी एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस के लिए होगी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, थैंक यू जी एक्सप्लेनेशन। ठीक है तो गुड नाइट विशाल। आंसर कीजिए फटाफट से। कोई बात नहीं अमित पटेल। क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। 2 प्रकार की अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक अच्छी है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये इसका रीजन अंदर होगा, आपको पढ़ाना पसंद है इसलिए आप टीचर बनना चाहते हैं, दैट इज इंट्रिंसिक। आपको सिर्फ सैलरी पे इंटरेस्ट है और काम कम करना पड़ेगा इसलिए आप टीचर बनना चाहते हैं, दैट मीन्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो रिवॉर्ड की वजह से आप जा रहे हैं। तो जहां रीजन कुछ बाहर होगा, दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इंट्रिंसिक में आपके लिए वो एक्शन इटसेल्फ इज एन रिवॉर्ड। ठीक, आई लर्न सो मच वेन आई डू माई होमवर्क, मैं बहुत कुछ सीखता हूं इसलिए होमवर्क करता हूं, ये तो इंट्रिंसिक हो गया। डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट बेटर, जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, अगर आप इसके लिए कर रहे हैं तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, इंटरनल मोटिवेशन है। आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट, मतलब मैं इसलिए करता हूं जो होमवर्क है क्योंकि जो टीचर है वो हर एक असाइनमेंट को पूरा करने के लिए मार्क्स देते हैं। तो रीजन क्या हो गया, मार्क्स हो गए। रीजन लर्निंग नहीं है, जो काम आप कर रहे हैं वो रीजन नहीं है, उस काम को करना, उस एक्शन में आपको खुशी नहीं है, किसी और चीज में जो बाहरी है। ठीक, दैट मीन्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये है। डी ऑप्शन है, आई एंजॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज सो मच फन, मतलब मैं अपना जो होमवर्क है उसको इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है। आप यहाँ लेट्स लर्न पे इसलिए आ रहे हैं कि आपको सीखने में कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ मजा आएगा, एक इंटरेक्शन होगा, 4 लोगों को पढ़ते हुए देखेंगे, आंसर करते हुए देखेंगे, तो ये क्या हुआ, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ। लेकिन सिर्फ इसलिए आ रहे हैं, जो लोग अभी बहुत सारे लोग आ रहे थे जिस टाइम पे सीटेड था, उसका रीजन क्या था कि एग्जाम आ रहा है इसलिए आ रहे हैं। ठीक, तो बहुत सारी चीजें हैं। इंटरनल मोटिवेशन ज्यादा बेहतर होती है लॉन्ग टर्म में एक्सट्रिंसिक के जगह पर, सभी के लिए, चाहे मैं हूं चाहे आप हूं। भाई अगर मुझे लगे कि 10,000 लोग देखेंगे तब तो मैं बनाऊं वीडियो, अदरवाइज तो नहीं। तो दैट मीन्स एक्सट्रिंसिक थी मोटिवेशन। फर्क पड़ सकता है बाहरी कारकों का, लेकिन सिर्फ बाहरी कारकों का फर्क पड़े तो प्रॉब्लम है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज, यानी कि प्रभावी शिक्षण की रणनीतियों का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट मैप्स, थिंकिंग ऑफ एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स, एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर, या फिर सेल्फ क्वेश्चनिंग। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके कई क्वेश्चन कवर हो सकते हैं यदि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। बताइए एक बार,
10th को दोबारा बता देंगे टीडी तिवारी हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। हाँ मिलेगी हर चीज, टी शर्ट मिलेगी, बात हो गई है मेरी। तो जैसे ही ऐप आएगा उसमें एक सेक्शन बनवा देंगे। और भी कुछ चीजों का प्लान है, ऐसे नए नए आइडियाज आ रहे हैं आजकल मुझे, है ना, क्योंकि आजकल हो पाएगा। आंसर कीजिए। देखो सारी बातें सही हैं, आप गोल्स बना रहे हैं और टाइम टेबल सेट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इफेक्टिव होगी लर्निंग। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स कि आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन हफ्ते में कितनी बार कर रहे हैं। और कॉन्सेप्ट मैप्स, जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्याजे के, आपने कुछ कॉन्सेप्ट मैप्स बना लिए, इसमें स्कीमा होता है, ये होता है, मतलब आपने उसको एक कंसाइज वे में रख लिया। ठीक, थिंकिंग ऑफ एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स, उस चीज को जब आप पढ़ रहे हैं उसके एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स होते हैं, हिंट्स हो गए, क्लूज हो गए, उससे रिलेटेड, वो आपके दिमाग में आए। बिल्कुल, फिर आप ऐसा सीखेंगे कि आप किसी को सिखा भी पाएंगे। फिर है एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर, किसी और को पढ़ा दिया, बहुत अच्छा तरीका है। सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ क्वेश्चनिंग मतलब खुद से क्वेश्चन पूछो कि अच्छा मैंने प्याजे में पढ़ा था उसकी थर्ड स्टेज में, अच्छा ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है, कब आता है, आप खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो ये सारे तरीके अच्छे हैं। देखो सबका पढ़ने का तरीका अलग है ना, लेकिन ये सारे तरीके क्या हैं, बेहतर हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सारे ही सही है। आंसर हो गया इसका सी ऑप्शन। ठीक, आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। क्लियर हो गई बात। आउट ऑफ 12 कितने ठीक हुए वो आप